हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ब्रांच अकाउंट्स का 5th लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं डायरेक्ट मेथड से या डेटर्स मेथड से कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, सेकंड फाइनल अकाउंट्स मेथड से अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। दोनों ही मेथड्स में हमने देखा कि प्रॉफिट जो है वो सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। आज हम तीसरा मेथड देखेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसमें भी अकाउंटिंग का तरीका अलग है लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू सेम आएगी। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंदर, सिस्टम मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम एक अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम कई अकाउंट्स बनाते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बनाते हैं ब्रांच P&L अकाउंट, जिससे हमें वही नेट प्रॉफिट का फिगर मिलता है जो हम एक नॉर्मल ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो मिलता है। देखिए इसे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। जब ब्रांच काफ़ी बड़ी होती है और ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाकर क्या काम नहीं चलता है, तो ब्रांच अकाउंट्स अलग से बनाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कहते हैं। इस मेथड में एक ब्रांच अकाउंट खोलने की बजाय हेड ऑफिस अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे पहले बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसको इनवॉइस प्राइस पे बनाया जाता है। डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक और वो सब आइटम्स जिनसे स्टॉक बढ़ता है। क्रेडिट साइड में वो सब आइटम्स जिनसे स्टॉक घटता है और क्लोजिंग स्टॉक। इन केस दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है देन इट्स फाइन। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो डिफरेंस को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दे रखा है तो डिफरेंस को कहते हैं शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो उसको कहते हैं सरप्लस ऑफ स्टॉक। ये शॉर्टेज या सरप्लस का हम देखते हैं, अगर कोई लोडिंग है तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डालते हैं, अदरवाइज़ बाकी अमाउंट को डालते हैं P&L अकाउंट के अंदर। जैसे हमें पता लगता है कि 1000 की शॉर्टेज है, अब ये अकाउंट हमने कौन सी वैल्यू पे बनाया है, इनवॉइस प्राइस के अंदर, तो ये 1000 रुपये लॉस नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई लोडिंग है। मान लो इसके अंदर 400 रुपये की लोडिंग है तो वो 400 रुपये जाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में और 600 जाएंगे ब्रांच P&L अकाउंट के अंदर। स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद में बनाते हैं डेटर्स अकाउंट, सेम वे जैसे कि पहले बनाते थे। जिस ट्रांजेक्शन से डेटर्स बढ़ेंगे उसके लिए डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, जिस भी ट्रांजेक्शन से डेटर्स कम होंगे उसके लिए अकाउंट होगा क्रेडिट। कुछ एक एंट्रीज दे रखी हैं यहाँ पर। फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हम करते थे ना पहले, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन अब यहाँ पर गुड्स कहाँ जाएंगी, स्टॉक में जाएंगी, तो यहाँ पर एंट्री ब्रांच स्टॉक अकाउंट में होगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसी तरह से अगर ब्रांच कोई गुड्स रिटर्न कर देती है तो फिर वही एंट्री में हम ब्रांच अकाउंट क्रेडिट करने की बजाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश सेल के लिए हम ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पहले क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, मतलब चाहे ब्रांच डेटर्स हैं, चाहे ब्रांच स्टॉक है, चाहे ब्रांच कैश है, पहले हम उसको एक ही ट्रीट करते थे ब्रांच अकाउंट। अब हमने वो सारे के लिए अलग अलग करना है। कैश सेल है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरह से क्रेडिट सेल के लिए ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, और सेल्स रिटर्न के लिए स्टॉक बढ़ेगा, ब्रांच स्टॉक डेबिट, डेटर्स कम होंगे तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये दोनों क्वाइट सिंपल हैं, आप इन्हें बना सकते हो। नया क्या आ रहा है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी, ये होंगी लोडिंग की एडजस्टमेंट। हमने पीछे देखा है कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्लस सर्टेन लोडिंग पे देता है तो उस लोडिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर लोडिंग्स लिखी जाएंगी। जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस BD, अब उसका रिज़र्व कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर स्टॉक रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले क्या होता था, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, इधर लिखा टू बैलेंस BD, ठीक है, और इधर लिख दिया बाय बैलेंस BD स्टॉक रिज़र्व। अब यहाँ क्या करेंगे, टू बैलेंस BD तो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर और बाय स्टॉक रिज़र्व जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर।
वही आइटम्स डेबिट क्रेडिट होंगी लेकिन अकाउंट सब अलग अलग होंगे। इसी तरह से गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच के अंदर कोई लोडिंग होगी तो क्या करेंगे, पहले एंट्री की होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। अब उसकी लोडिंग निकालने के लिए करेंगे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर ब्रांच ने जो रिटर्न्स कर दी हैं गुड्स, उसके लिए एंट्री क्या की थी हमने, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करी तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्या ये देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यही एंट्री होगी अगर ब्रांच गुड्स को रिटर्न कर देगी तो। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है लोडिंग की, इसके लिए करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। फिर फाइनली जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लोडिंग है उसके लिए करेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अगर कोई आइटम हमने किसी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रखी है तो उसकी लोडिंग ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर कोई आइटम हमने किसी दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी हुई है तो उसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है तो हमने स्टॉक के अकाउंट के अंदर लिखा टू बैलेंस BD डेबिट किया तो इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने लिखा बाय बैलेंस CD, ये क्रेडिट में है तो इसकी एडजस्टमेंट जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर टू स्टॉक रिजर्व। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे टू कैश करके, और जो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का टोटल होगा उसको बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच P&L अकाउंट में। फाइनली एक ब्रांच P&L अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे ब्रांच P&L के अंदर, ब्रांच एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की वजह से कोई लॉस हुआ होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट का फिगर। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से तो हम अगर एक ब्रांच अकाउंट भी बनाएं तो दोनों के प्रॉफिट्स बिल्कुल सेम आएंगे। इलस्ट्रेशन 15 देखिए, यूनिटी लिमिटेड मुंबई ने उनकी लखनऊ ब्रांच को माल भेजा है कॉस्ट के ऊपर 50% जोड़ के, और सभी ब्रांच एक्सपेंसेस ये पे करते हैं एक्सेप्ट पैटी एक्सपेंसेस जो ब्रांच खुद करती है। हमें कुछ एक आइटम्स दे रखी हैं जिसके बेसिस पे हमने ब्रांच अकाउंट्स बनाने हैं ऑन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से मतलब हमने एक ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना, हमने अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और फाइनली ब्रांच P&L अकाउंट। यहाँ देखिए स्टॉक अकाउंट के अंदर सब कुछ इनवॉइस वैल्यू पे जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एंड इनवॉइस प्राइस टू बैलेंस BD। ब्रांच डेटर्स तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट खोल के टू बैलेंस BD। कैश अकाउंट ब्रांच कैश अकाउंट खोल के टू बैलेंस BD। गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कहाँ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर टू गुड सेंड टू ब्रांच। कैश सेल और क्रेडिट सेल कहाँ से जाएगा, ये स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक कम होगा तो स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कैश एंड क्रेडिट। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, इससे भी स्टॉक कम होगा तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अलाउंस टू कस्टमर्स को अलाउंस दिया मतलब डेटर्स कम हो जाएंगे डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। डिस्काउंट अलाउड, ये भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में, लेकिन ये एक और जगह पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस में भी जाएंगे ये। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, इसका भी दो जगह इफेक्ट होगा, एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स कम हो जाएंगे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। बेड डेट्स से भी आपके डेटर्स कम होंगे तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में और ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट। इसी तरह से सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स कम हो जाएंगे कैश बढ़ जाएगा।
स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे दिया है तो बाय बैलेंस CD ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर। पेटी कैश बैलेंस तो बाय बैलेंस CD कैश अकाउंट के अंदर। अब देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर्स ज़रूर रहे होंगे। ब्रांच डेटर्स थे हमारे पास में, तो हमें क्लोजिंग डेटर्स नहीं दे रखे थे, वो कहाँ से आए? बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। बाकी सब आइटम्स जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, क्रेडिट सेल है, बैलेंस PD है, अलाउंस डिस्काउंट, सेल रिटर्न, बेड डेट्स, ब्रांच कैश अकाउंट, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। बाकी आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, जो हम ब्रांच अकाउंट अगर बनाएंगे तो हमें काम आएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक था, गुड्स सेंट टू ब्रांच था, सेल्स रिटर्न था, क्या नहीं था हमारे पास? सब वैल्यूज़ थी, लेकिन टोटल इक्वल नहीं आ रहा। 900 का डिफरेंस आया, इसको हमने कैसे ट्रीट किया? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की तरह से, बाय शॉर्टेज। अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक था, इसके अंदर लोडिंग है कुछ ना कुछ, क्या थी? 50% ऑन कॉस्ट, तो लोडिंग निकालने के लिए करेंगे इंटू 50/150, क्या? बाय क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक रिजर्व। गुड्स सेंट टू ब्रांच 78,000 था, लेकिन कुछ एक गुड्स रिटर्न हो गई थी, 6,000 लेस करके बचेगा 72,000। अब इसके अंदर भी लोडिंग जुड़ी हुई है, इसको करेंगे क्रेडिट बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब जो भी स्टॉक, जो भी डेबिट साइड में था, उसकी लोडिंग लिखी है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, इसकी लोडिंग लिखेंगे डेबिट साइड में, टू स्टॉक रिजर्व। इसी तरह से ये 900 की शॉर्टेज है, बट एक्चुअली ये 900 का लॉस नहीं है, इसके अंदर लोडिंग जुड़ी हुई है। वो लोडिंग क्रेडिट थी तो लोडिंग की शॉर्टेज क्रेडिट थी तो शॉर्टेज की एडजस्टमेंट डेबिट, टू शॉर्टेज 300। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारी लोडिंग से रिलेटेड। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर लोडिंग या स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स ही करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट कम, बैलेंस आया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस थे वो हम यहाँ लिखेंगे, अलाउंस टू कस्टमर्स, डिस्काउंट, बेड डेट्स, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स। ये पेटी एक्सपेंसेस कहाँ से आया? ये तो हमें दे ही नहीं रखा था। यहाँ देखो, ओपनिंग पेटी कैश दे रखा था 1200, क्लोजिंग पेटी कैश दे रखा था 450। इसका मतलब बाकी का खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया है? 750। तो वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखा टू पेटी एक्सपेंसेस। ये ब्रांच कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर भी निकाल के दिखा रखा है। अब हमारे पास फाइनली बनाएंगे हम एक ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया टू ब्रांच P&L बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब शॉर्टेज जो 900 की थी, उसमें से 300 तो लोडिंग आ गया था, बाकी 600 क्या है? लॉस है, तो वो ब्रांच P&L में डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस का सारा बैलेंस ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र होता है, बस क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड का टोटल उसमें से लेस करेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो बचेगा नेट प्रॉफिट, अदरवाइज़ बाय नेट लॉस आ जाता। एडजस्टमेंट्स देखिए, वर्किंग नोट में पेटी कैश अकाउंट बनाया है, आप इसको फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी बना सकते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर एक शॉर्टेज आया 900 का, इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, और जो रियल लॉस होगा वो ब्रांच P&L अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ब्रांच अकाउंट बनाकर भी दिखाया है कि कैसे ब्रांच अकाउंट बनाने से भी सेम प्रॉफिट आएगा। देखिए, अब सभी आइटम्स जो वहाँ पर ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट किया था, ये ब्रांच डेटर्स में डेबिट किया था, ये ब्रांच कैश अकाउंट में डेबिट किया था, यहाँ एक ही ब्रांच अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, स्टॉक रिजर्व के लिए बाय बैलेंस PD बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और जो गुड्स रिटर्न हुई थी उसके लिए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश सेल के लिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और क्लोजिंग बैलेंसेस। एक और आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, आप अगर इन सारे अकाउंट्स को कंबाइन करके देखो, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, आपको नेट जो है वो ब्रांच अकाउंट ही मिलेगा। ये देखो, ये टू बैलेंस BD, ये ब्रांच अकाउंट के अंदर भी था। ये क्रेडिट सेल अगर हमने यहाँ दिखा दिया है तो वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर, ये कैंसिलेशन, ये 54 से ये 54 को अगर हम कैंसिल कर दें, कैंसिल,
इधर हमारे पास में डेबिट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक हमने डेबिट करना ही था, गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिखना था। ब्रांच डेटर्स, ये 4500 स्टॉक अकाउंट में डेबिट है, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट है, दोनों कैंसिल आउट अगर हो जाएं। इसी तरह से ये जो एक्सपेंसेस हैं 600, 2400, 1200, ये एक्सपेंसेस में डेबिट हैं 600, 2400 और 1200। हम इसको दिखा सकते हैं कैंसिलेशन बाय ब्रांच कैश अकाउंट, ये हमने ब्रांच अकाउंट में लिखना ही होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और ये क्लोजिंग फिगर भी लिखना होता है। कैश सेल भी हमने लिखनी होती हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच भी लिखते हैं, और शॉर्टेज ऑफ गुड्स हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो नेट वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक से वेरीफाई अगर हम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस के फिगर में वैल्यू आ जाएगी। ये 900 क्रेडिट है, ये 300 डेबिट और ये 600 डेबिट, ये 600, ठीक है, नेट इक्वल हो गया। इसी तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना ही था, यहाँ ये रिज़र्व भी लिखना है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और ये तो बाकी प्रॉफिट का फिगर है, ये इसके साथ में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये एक्सपेंसेस के साथ में हम ये एक्सपेंसेस कैंसिल कर सकते हैं। सैलरी, वेजेस, रेंट एंड रेट्स, ये वहाँ भी दिखाए हैं और यहाँ भी दिखाए हैं। पेटी एक्सपेंसेस देखिए, यहाँ 750 का कैश, यहाँ 750 का कैश डेबिट कर दिया है, ये 750 कैश डेबिट है, यहाँ 750 क्रेडिट है, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये डेबिट है 1200, ये क्रेडिट है 450, इसका मतलब नेट जो है वो 750 का इफ़ेक्ट P&L में आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से करके देखो तो सिर्फ वही वैल्यूज़ बच जाएंगी जो एक्चुअली ब्रांच अकाउंट के अंदर हैं, तभी तो हमारे दोनों अकाउंट के प्रॉफिट्स जो हैं वो एकदम इक्वल आ रहे हैं। बस अकाउंट बनाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड जो है कि हर एक चीज़ क्लियर हो रही है, और अगर हम थोड़ा सा डीप सोचें तो ब्रांच अकाउंट भी वही है, टोटल्स भी वही हैं, बस हमने नेट करके देख लिया है, इसी वजह से प्रॉफिट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। इन केस कोई क्वेरी हो इस बारे में तो ज़रूर पूछना। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 16A, एक कंपनी की ब्रांच है लखनऊ में, सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है, गुड्स भेजते हैं कॉस्ट प्लस 33 1/3% पे। हमें कुछ एक आइटम्स दे रखी हैं जिसके बेसिस पे हमने स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे अकाउंट्स बनाने हैं। स्टॉक एट द कमेंसमेंट एट स्टॉक प्राइस, अब स्टॉक अकाउंट में जाएगा ये, लेकिन स्टॉक अकाउंट हम बनाते हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो इसके अंदर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे। कॉस्ट के ऊपर कितना है 33 1/3%, मतलब इसका 1/3 आएगा, तो ये आएगा 21 + 7 28,000, क्योंकि स्टॉक अकाउंट के अंदर इनवॉइस प्राइस पे लिखना है। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट ब्रांच, शॉर्टेज ऑफ गुड्स। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, बेड डेट्स, सेल्स रिटर्न्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स। कैश सेल्स कहाँ आएंगी हमारी, एक तो यहाँ पर और एक कैश अकाउंट के अंदर। सैलरी, वेजेस, ब्रांच एक्सपेंसेस में। गुड्स इन ट्रांजिट स्टॉक अकाउंट में आएंगी क्योंकि माल पहुँचा नहीं है। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर परचेज्ड बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कहीं नहीं आएगा, लेकिन ये जो 10% का एक्सपेंस है ये लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर। आई होप आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे बताएंगे। ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इलस्ट्रेशन 16B पढ़कर देखते हैं। गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट के अंदर 25% ऑफ कॉस्ट जोड़ते हैं। लोडिंग निकालते हुए क्या करेंगे 25/125। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस,
ऑल कैश कलेक्टेड इज़ डिपॉजिट टू द बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस। हमें कुछ एक आइटम्स दे रखी हैं जिससे हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मतलब हमें ब्रांच अकाउंट्स बनाने हैं अंडर स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। क्या क्या दे रखा है हमें? 1 जनवरी को ओपनिंग डेटर्स, 31 दिसंबर को मतलब क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, stock on closing stock at invoice price, cash sale during the year, credit sale 20% more than cash sale है 60%, इसका 20% हो जाएगा 12,000। क्रेडिट सेल कितनी हो गई? 60 + 12 72,000। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द हेड ऑफिस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कैश सेल कितनी थी? 60,000। डिपॉजिट कितने कराए हैं? 1,27,000। कितने ज़्यादा? 67,000 ज़्यादा कराए हैं। इसका मतलब वो कहाँ से मिले हैं? डेटर्स से मिले हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है। क्रेडिट सेल की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। अगर दे रखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में आए। क्रेडिट सेल दे ही रखी थी बच्चों, क्रेडिट सेल दे रखी थी, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हमने निकाल दिया, कैश डिपॉजिटेड माइनस कैश सेल करके। ठीक है। फिर क्या दे रखा था हमें? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कितने की? 5,000, तो 5,000 एक्सपेंसेस में जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डेटर्स अकाउंट में भी, एक्सपेंसेस अकाउंट में भी। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स अकाउंट में भी और एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर भी। और एबनॉर्मल लॉस है 2,000 का। यहाँ देखो डेटर्स अकाउंट का टोटल इक्वल आ रहा है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। हमें गुड्स सेंट टू ब्रांच नहीं दे रखा था, वो हमने निकाला ब्रांच स्टॉक अकाउंट से एज ए बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ इसको क्या करेंगे? ये जो 2,000 का लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की लॉडिंग को हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर नहीं लिखते, इस सारे को हम ट्रांसफ़र करते हैं। करेक्शन प्लीज़। ये जो एबनॉर्मल स्पॉइलेज है इसके अंदर ये भी नेट जो है तो लॉस, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस के अंदर है। इसका मतलब एक्चुअल लॉस 2,000 का नहीं है। इसके अंदर से लॉडिंग निकाल के वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे टू स्पॉइलेज, और बाकी लॉस जाएगा ब्रांच P&L अकाउंट के अंदर। बाकी आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, हो जाएगा। नोट्स क्या दे रखे हैं? ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर जो है वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सेंट टू हेड ऑफिस एंड कैश सेल्स, इसको हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की तरह से ट्रीट किया है। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट मोर देन द इनवॉइस प्राइस। जब ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर गुड्स दे रहे हैं और ब्रांच आगे उस वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू पर सेल कर रही है, मतलब हेड ऑफिस ने ऑलरेडी कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ कर दे रखा है इनवॉइस प्राइस पर, लेकिन ब्रांच आगे उससे भी ज़्यादा वैल्यू पर सेल कर रही है। तो इससे क्या डिफरेंस होगा? जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट करेंगे कुछ एक आइटम्स कि माल भेजा है, माल जो ओपनिंग स्टॉक था, और जो क्रेडिट होगा वो सेल्स क्रेडिट होंगी, लॉस होगा। अब ये जो सेल्स हैं, जब उन्होंने सेल की ज़्यादा वैल्यू पे हैं तो ये इनका टोटल मैच ही नहीं होगा। क्यों नहीं मैच होगा? क्योंकि इसके अंदर तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हम अलग से क्या करेंगे? इसका प्रॉफिट निकालेंगे कि सेल जो है, ये जो सेल करी इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर कितनी ज़्यादा वैल्यू पे करी हैं, वो प्रॉफिट निकाल के हम पहले ही ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। फिर देखेंगे कि क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा। इलस्ट्रेशन 17 देखिए। लोकेश लिमिटेड ने रतलाम ब्रांच को गुड्स भेजी हैं कॉस्ट प्लस 25% पे। हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L अकाउंट बनाना है। शायद डेटर्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, लॉस इन ट्रांजिट है, थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस, लॉस इन वेट मतलब नॉर्मल लॉस, सेल्स, एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, एट कॉस्ट टू ब्रांच।
क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस इन ट्रांजिट। देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ डेबिट, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इससे माल कम हो गया है। थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस ये भी क्रेडिट करेंगे। लॉस इन वेट नॉर्मल लॉस इसे भी हम यहीं लिखेंगे। सेल्स को भी क्रेडिट करेंगे, कितनी सेल है 25,500। एक्सपेंसेस 8,000 एक्सपेंसेस में ही डेबिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच, कॉस्ट टू ब्रांच मतलब इनवॉइस प्राइस पे है और इसी इनवॉइस प्राइस पे ही हमने लिखने हैं। कितना था हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक 6,000, ठीक है। ये दे रखा था, इसके ऊपर 2 तभी लगाया है क्योंकि ये जो यही एक्सप्लेन करने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब है स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। नॉर्मल लॉस कितना था हमारे पास में 500, वो नॉर्मल लॉस भी हम दिखाएंगे स्टॉक अकाउंट के अंदर ताकि स्टॉक अकाउंट मैच हो। अब देखो इसका टोटल कम है, इसका टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब डेबिट कम क्रेडिट ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास इतना स्टॉक था नहीं जितना हमने बेच दिया, क्योंकि वो क्या है प्रॉफिट है। ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकला है कि हमने इस वैल्यू का माल ज़्यादा वैल्यू पे बेचा है। तो कितना प्रॉफिट आया, ये 10,500 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इसे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट करके। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग लिखेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच की लोडिंग लिखेंगे और इस तरफ लॉस इन ट्रांजिट की, थेफ्ट की, नॉर्मल लॉस की। अब यहाँ नॉर्मल लॉस की ना लोडिंग नहीं निकाली, सारा का सारा नॉर्मल लॉस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अलग से P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है वो ट्रेडिंग का ही हिस्सा है और इसको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले ही हम ध्यान रख लेंगे। इसको P&L में ले जाएंगे मतलब हमने उसको P&L में लिखा है, ब्रांच एडजस्टमेंट में लेके जाएंगे इसका मतलब हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले इसकी अकाउंट कर ली है। क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। नॉर्मल लॉस ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग भेज दी एडजस्टमेंट में और बाकी P&L के अंदर। फिर ब्रांच P&L अकाउंट बनाएंगे, ये एडजस्टमेंट से आया है बैलेंस। इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें जो क्लेम दिया वो क्रेडिट और बाकी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट। नेट फिगर आएगा नेट प्रॉफिट का। इलस्ट्रेशन 18 देखिए, कुमार टेक्सटाइल्स हैं, हेड ऑफिस है दिल्ली में, गुड्स भेज रहे हैं अमृतसर ब्रांच को एट 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 100% with the instructions that cash sales were to be made at invoice price and credit sales as catalog price that is list price। इसका मतलब समझो पहले तो ब्रांच को किस वैल्यू पे दे रहे हैं गुड्स 20% लेस दैन लिस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस क्या है कॉस्ट प्लस 100%। देखिए अगर कॉस्ट है 100 तो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 100% दैट इज़ 200। इनवॉइस प्राइस क्या है 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस 200 इसका 20% 40 तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया 160। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कैश सेल तो करेंगे इनवॉइस प्राइस पे दैट इज़ 160 के ऊपर और जो क्रेडिट सेल होंगी वो करेंगे हम लिस्ट प्राइस पे दैट इज़ 200 रुपीज़ पे। अकाउंट्स देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखिए, ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 6,000 ठीक है, ओपनिंग डेटर्स 5,000 ठीक है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 66,000 ठीक है जी। सेल्स कैश सेल हैं 23,000 की, क्रेडिट सेल हैं 50,000 की। क्रेडिट सेल के लिए डेटर्स डेबिट स्टॉक क्रेडिट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है यहाँ पर 46,000। एक्सपेंसेस एट ब्रांच सीधा P&L या ब्रांच एक्सपेंस में। रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस मतलब माल वापस भेजा है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस कर दिया, इसका मतलब है कैश दिया है जो कैश दिया है
हेड ऑफिस को, मतलब ब्रांच कैश अकाउंट के अंदर जो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक है 8800। अब यहाँ देखो, अब कैश सेल और क्रेडिट सेल की वैल्यू में डिफरेंस है। इसका मतलब जो क्रेडिट सेल की हैं वो ज़्यादा वैल्यू पे की हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। वो प्रॉफिट जोड़ के हम पहले उसको एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। कितनी है क्रेडिट सेल? 50,000। ये कौन सी वैल्यू पे हैं? लिस्ट प्राइस पर, 200 वाले प्राइस पे, ठीक है। और इनवॉइस प्राइस कितना है? 160। तो हम अगर इसको, हमें सारा स्टॉक अकाउंट में चीज़ें कौन सी वैल्यू पे लिखनी होती हैं? इनवॉइस वैल्यू पे लिखनी होती हैं। तो अब अगर मैं इसका इनवॉइस वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा? इंटू 160/200। कैसे आया ये? अगर किसी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस 200 है तो उसका इनवॉइस प्राइस कितना है? 160। इनवॉइस प्राइस मतलब प्राइस टू द ब्रांच। 1 है तो 160/200, और 50,000 है तो 50,000 इंटू 160/200। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 40,000। इसका मतलब जो 50,000 की क्रेडिट सेल हुई है उसकी इनवॉइस प्राइस था 40,000, बाकी 10,000 क्या है? प्रॉफिट है क्रेडिट सेल वाला, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल कम है, इसका मतलब शॉर्टेज है 200 की। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट देखो, स्टॉक रिज़र्व अब कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे? कोस्ट प्राइस है 100, इनवॉइस प्राइस है 160, तो लोडिंग कितना हो गया? 60, ठीक है। अगर 160 है आपका इनवॉइस प्राइस तो लोडिंग है 60। इनवॉइस प्राइस 6000 है तो लोडिंग कितना होगा? 6000 इंटू 60/160। इसी तरह से गुड सप्लाइड टू ब्रांच की लोडिंग निकाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक की, शॉर्टेज की। ये 10,000 का प्रॉफिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाला था, बाकी ग्रॉस प्रॉफिट चला जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। P&L अकाउंट में क्या आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, शॉर्टेज वाला लॉस और नेट प्रॉफिट। इस तरह से हमने निकालनी है लोडिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू डिस्कस विद मी, एंड इन केस ऑफ more queries we will share that in doubt class only. Thank you very much.